वहीं ओबरॉय पैलेस में रुचि अपने रूम में बालकनी में बैठी थी। इस वक्त वो आसमान को देख रही थी। आज उसे अपने पापा की याद आ रही थी। भले उसके पापा ने उसे से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन वो तो उन्हें भूल नहीं सकती थी। आखिर थी तो बेटी ही, और कोई बेटी अपने माँ बाप को ऐसे ही नहीं भूल सकती। अपने पापा को याद करते हुए रुचि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रुचि को अपनी कमर पर कुछ रेंगता हुआ फील होता है, तो वो समझ जाती है कि ये उसका खड़ूस पति है। रुचि रूद के सीने पर अपना सिर टिकाकर ऊपर आसमान को देखने लगती है कि तभी रूद ने रुचि की कमर को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो तुम? तभी रुचि ने ऊपर देखते हुए कहा, पापा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया? क्या गलती थी मेरी? तभी रूद ने रुचि को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, उस इंसान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा, तो उसके लिए तुम आंसू बहाना बंद करो, समझी? आगे से मुझे तुम्हारी आंखों में उस इंसान के लिए आंसू नहीं दिखने चाहिए। तभी रुचि ने कहा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, पापा हैं मेरे। तो रूद ने कहा, कुछ नहीं लगता है वो तुम्हारा। अगर बाप होता तो अपनी बेटी पर यकीन करता, ऐसे मुंह नहीं फेरता। और वैसे भी उसने तुम्हें गोद दिया था, तुम उनकी सगी बेटी नहीं हो। रूद की बात सुनकर रुचि ने हैरान होते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मानती हूँ पापा ने मुझ पर यकीन नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे पापा नहीं हैं। रुचि को खुद नहीं पता था कि उसे गोद लिया गया है, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ 3 साल की थी और उसे कुछ याद नहीं था। तभी रूद ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, सच कह रहा हूँ, और अब मुझे बस इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब चलो, चल कर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। रुचि को पता था रोज़ से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो चुपचाप अंदर रूम में चली जाती है। वहीं रूद भी जाकर रुचि के बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर आराम से ही सो जाता है। अगली सुबह रुचि की नींद दूध से ही पहले खुल गई थी। वो चुपचाप उठकर वॉशरूम में चली जाती है। रुचि के दिमाग में अभी भी रूद की बातें ही घूम रही थी। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे पहुंच जाती है। वहीं जब रूद की नींद खुलती है तो रुचि वहाँ नहीं थी। रूद उसी तरह खड़े होकर स्लीपर पहनकर नीचे चला जाता है। वहीं रुचि हाल में सबके साथ बैठी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी शिल्पी जी ने रूद को देखकर कहा, रूद तुम अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? क्या बात है? तो रूद ने रुचि की तरफ देखकर कहा, क्योंकि मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मेरी हेल्प करने वाला कोई वहाँ नहीं था। तो रीता जी ने कहा, ओह, तो तुम रुचि को बुलाने आए थे? रीता जी की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी शिल्पी जी ने रुचि से कहा, रुचि बच्चा जाओ, रूद की हेल्प कर दो। शिल्पी जी के बुलाने पर भी रुचि कोई जवाब नहीं देती। तभी शिल्पी जी ने रुचि के हाथ पर हाथ रखकर कहा, रुचि बच्चा क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? शिल्पी जी के बोलने पर रुचि ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ माँ? तो शिल्पी जी ने कहा, कहाँ खोई हुई हो? रोज तुम्हें बुलाने आया है, तुम जाकर उसकी हेल्प कर दो। तो रुचि हाँ में सिर हिला देती है
और फिर वहाँ से उठकर चली जाती है। रुद्र भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आज रुचि का नेचर सबको ही बदला बदला लग रहा था। तभी शिल्पी जी ने प्रथम से कहा, प्रथम, तुम्हें आज रुचि कहीं खोई खोई नहीं लग रही है? तो प्रथम ने कहा, हाँ मॉम, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर परेशान हो। मैं उससे बात करके देखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो शिल्पी जी हाँ में सिर हिला देती हैं। वहीं रूथ के रूम में रुचि रूथ को कपड़े पहना रही थी। रूथ की नज़रें रुचि के फेस पर ही थीं। वो अभी भी कहीं खोई हुई लग रही थी। तभी रूथ ने रुचि से कहा, जान क्या हुआ है, कहाँ खोई हुई हो तुम? रूथ की बात सुनकर रुचि एक नज़र रूथ को देखती है। फिर रुचि ने कहा, क्या आप मेरे पेरेंट्स के बारे में पता कर सकते हैं? वो कौन थे और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? मुझे जानना है, आखिर क्यों मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ी जिसमें मुझे दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिला। इस वक्त रुचि की आंखों में नमी थी। तभी रूथ ने रुचि के गालों को सहलाते हुए कहा, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसे रोओगी नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। रूथ की बात सुनकर रुचि जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और फिर वो दोनों वहाँ से नीचे चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद रूथ बाकी सबके साथ स्टडी रूम में चला जाता है। रूथ ने स्टडी रूम में जाकर पार्थ से कहा, रितिका का कुछ पता चला क्या? तब पार्थ ने कहा, हाँ, वो निखिल के साथ अपनी रातें रंगीन कर रही है। पार्थ की बात सुनकर आदि ने कहा, जी, मुझे नहीं पता था कि उसकी चॉइस इतनी घटिया है। यहाँ तो वो भाई के पीछे डोरे डाल रही थी और वहाँ उस निखिल के साथ। तभी रूथ ने पार्थ से कहा, उसे अभी कुछ दिन अपनी ज़िंदगी जी लेने दो, क्योंकि अभी मुझे उससे भी ज़रूरी काम करना है और तब तक मैं भी ठीक हो जाऊंगा। उसका हिसाब तब करूंगा जब वो बिल्कुल बेखौफ होगी। तो प्रथम ने रूथ से कहा, ऐसा कौन सा काम है जिसके बारे में हमें नहीं पता? तो रूथ ने कहा, है कुछ, और टाइम आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। रूथ की बात सुनकर प्रथम ने कहा, ऐसा कौन सा काम करने जा रहा है जो टाइम आने पर पता चल जाएगा? तो रूथ ने कहा, है कुछ, वक्त आने पर तुम लोगों को भी पता चल जाएगा। तभी प्रथम ने कहा, ओके, वैसे भी तू बताने से तो रहा। अच्छा, अब ये बता, रुचि को क्या हुआ है? वो सुबह से कुछ खोई खोई लग रही थी। तो रूथ ने कहा, कुछ नहीं, उसे बस अपने उस बाप की याद आ रही थी जिसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो प्रथम ने कहा, तो तूने उसे डांटा? प्रथम की बात सुनकर रूथ ने कुछ नहीं कहा। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो प्रथम ने खुद से कहा, ये खड़ूस कभी नहीं सुधरेगा। बेचारी मेरी बहन को डांट दिया। और फिर प्रथम भी वहाँ से चला जाता है। रुचि सबके साथ हॉल में बैठी हुई थी। तभी प्रथम ने रुचि के पास आकर कहा, बच्चा, तुम ठीक तो हो? तो रुचि ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। तभी प्रथम तिरछी नज़र से रूथ को देखते हुए कहा, अगर कोई डांटे तो मेरे पास आना है, मैं उसे देख लूँगा। तो रुचि हाँ में सिर हिला देती है। तभी रूथ ने कड़क आवाज़ में कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो ऑफिस भी चले जाओ, काम भी देख लो। तो प्रथम ने रूथ को देखकर कहा, जा रहा हूँ, तू ऐसे भड़क क्यों रहा है?
और फिर प्रथम बाकी सबके साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी रूथ की नज़र एक सर्वेंट पर जाती है जो कैनवास लेकर जा रहा था। तो रूथ ने उसे रोकते हुए कहा, ये कहाँ लेकर जा रहे हो? तो रुचि ने कहा, वो उसे गार्डन पर लेकर जा रहे हैं क्योंकि मैंने कहा है मेरा पेंटिंग करने का मन था और मैं गार्डन में पेंटिंग करूँगी। तो अब आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया है, तो अब आप कुछ मत पूछिएगा। इतना बोलकर रुचि वहाँ से उस सर्वेंट के पीछे चली जाती है। वहीं रोज तो बस हैरानी से रुचि को ही देख रहा था। तभी रिया ने रोद के मज़े लेते हुए कहा, क्या बात है भाई, भाभी तो आपकी बोलती ही बंद करवा दी। और फिर वो भी मुस्कुराते हुए रुचि के पीछे चली जाती है। उसके जाने के बाद रोद भी वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाकर रोद ने किसी को कॉल करता है तो 2 रिंग में ही उधर से कॉल उठा लिया जाता है। तो रोद ने अपनी कोड वॉइस में कहा, मैंने जो काम दिया था उसका क्या हुआ? तो उधर से किसी ने कहा, सर हम पता कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। तो रोद ने कहा, 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, उससे ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। तो उधर से ओके बॉस कहकर फ़ोन काट दिया जाता है। वहीं गार्डन पर रुचि रिया के साथ मस्ती कर रही थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। इन दिनों में पात का रिश्ता भी नबी के साथ फिक्स हो गया था। कल पात नबी के साथ और अभी और युक्ति भी एंगेजमेंट थी। भले ही दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन किरण जी दोबारा से सारी रस्मों के साथ दोनों की शादी करवाना चाहती थी और उन लोगों की शादी ओबरॉय पैलेस से ही हो रही थी। वहीं रुचि आज काफ़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि कल एंगेजमेंट जो थी और वो और रिया दोनों काफ़ी एक्साइटेड थी। रुचि अपने रूम में कल के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। पूरे रूम में कपड़े ही कपड़े बिखरे पड़े हुए थे। जब रुद्र रूम में आता है तो हैरानी से पूरे रूम को देख रहा था। रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने रूम में ही नहीं किसी और के रूम में आ गया हो। तभी उसकी नज़र अपनी प्यारी सी बीवी पर जाती है जो बेड के बीचों बीच पलथी मार के बैठी हुई थी। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, ये सब क्या है? तो रुचि ने रुद्र की तरफ देखकर मासूम सा मुँह बनाकर कहा, ओ मैं कल के लिए कपड़े देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कल क्या पहनूं। तभी रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए रुचि से कहा, कल के लिए कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे, पहले इन्हें यहाँ से हटाओ। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने कहा, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद हटाऊंगी, अभी मैं थक गई हूँ तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, थक गई हूँ से क्या मतलब तुम्हारा? सुबह से ऐसा क्या किया तुमने? तो रुचि ने रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुबह से अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं लगा। रुचि की बात सुनकर रुद्र अपना सिर हिला देता है और फिर उसने बेड के पास जाकर रुचि को उठाते हुए कहा, अभी के अभी ये कपड़े उठाओ, उसके बाद तुम रेस्ट करोगी। रुद्र की बात सुनकर रुचि मुंह बनाकर रुद्र की तरफ देखती है और बेड से उठकर अपने सारे कपड़े उठाने लग जाती है। रुचि ने कपड़े उठाकर कपबोर्ड में ठूंस दिए थे और आकर बेड पर लेट जाती है।
वहीं रोद बस रुचि की हरकतों को देख रहा था और रुचि को देखकर अपना वह सिर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ युक्ति के रूप में अभी युक्ति को बाहों में लेकर खड़ा था। युक्ति बार बार उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन अभी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी युक्ति ने उसे खींचते हुए कहा, आखिरकार आप मुझे छोड़ने के बदले में क्या लोगे? तो अभी ने युक्ति के कान के पास जाकर कहा, एक किस, मुझे एक किस दे दो तुम, उसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। अभी की बात सुनकर युक्ति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं कोई आपको किस नहीं करूँगी। तो अभी ने अपने उसी एटीट्यूड के साथ कहा, फिर ठीक है, रहो ऐसे ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो युक्ति ने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, प्लीज़ जाने दीजिए ना, सब नीचे वेट कर रहे होंगे। अभी युक्ति के पकड़े हुए था और युक्ति उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने के लिए झटपटा रही थी, लेकिन अभी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तब युवती ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, ठीक है, आप जो भी चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, फिर ठीक है, करो। तो युवती ने अभी को देखकर कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। तो अभी ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगा। तो युवती ने कहा, देखिए, मैं आपकी बात मान रही हूँ ना, तो आपको भी मेरी बात माननी चाहिए। तो अभी युवती की बात मानकर अभी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी को देखकर युवती के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो धीरे धीरे अभी के करीब बढ़ने लगती है। अभी को युवती की सांसें अपने फेस पर महसूस होती हैं। तो अभी की पकड़ युवती की कमर पर ढीली हो जाती है। तब युवती अभी के होठों के बिल्कुल करीब पहुंचकर एकदम से उससे दूर हो जाती है और वहां से जल्दी से दरवाजे के पास पहुंच जाती है। जब अभी को कुछ फील नहीं होता तो अपनी आंखें खोलकर देखता है। युवती दरवाजे के पास खड़ी थी और उसे चिढ़ाते हुए युवती वहां से भाग जाती है। युवती की हरकत पर अभी अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा देता है। वहीं सब लोग हॉल में बैठे थे। नबी और उसकी माँ भी आज यहाँ आ गई थी। युवती भी उन लोगों के पास आकर बैठ जाती है। तभी शिल्पी जी ने इधर से उधर देखते हुए कहा, ये रुचि कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? तो प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज रोद घर पर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि रुचि कहाँ होगी। प्राची की बात सुनकर शिल्पी जी मुस्कुरा देती हैं। तभी उनकी नज़र रुचि पर जाती है, जो अपनी आंखें मसलते हुए नीचे ही आ रही थी। रुचि के बाल बिखरे हुए थे और उसका मुंह लटका हुआ था। तभी शिल्पी जी ने कहा, क्या हुआ रुचि बच्चा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो रुचि ने शिल्पी जी की गोद में सिर रखते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, और अच्छा मुझे ढंग से सोने भी नहीं देता। रुचि की बात सुनकर सब समझ जाते हैं, जरूर रुद्र ने ही कुछ किया होगा। तभी प्रथम ने वहां आते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या उस खड़ूस ने फिर से डांटा तुझे? तभी प्रथम को रोद की एक कड़क आवाज़ सुनाई देती है, क्या मेरे बारे में बात हो रही है? रोद की आवाज़ सुनकर प्रथम और रुचि एक दूसरे को देखते हैं, फिर जल्दी से ना में सिर हिला देते हैं। तभी रोद ने प्रथम से कहा, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी हैं।
तो प्रथम पात अभी रुद्र के साथ चले जाते हैं। वहीं आदि ने रुचि के पास बैठते हुए कहा, भाभी आपने कल के लिए क्या सोचा है? कुछ प्लान है तो? रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे भाई के होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ प्लान बना भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारा प्लान फ्लॉप ही हो जाएगा। तभी रिया ने रुचि के पास आकर कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम कुछ धमाकेदार सोचें। तभी रिया के पापा रंजीत जी ने कहा, तुम लोग अपनी सोच को लगाम दो, अगर रोज को पता चला तो तुम लोगों का क्या हाल होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। वो तुम लोगों की सज़ा देगा अगर तुमने कुछ गड़बड़ की। सज़ा की बात सुनकर आदि और रुचि दोनों का एक दूसरे का मुंह देखते हैं और उनकी आँखों के सामने उनकी पनिशमेंट घूमने लग जाती है। फिर उन दोनों ने अपना सिर झटकते हुए कहा, चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ धमाकेदार नहीं सोचना चाहिए, जैसा है वैसा ठीक है। उन दोनों की हालत देखकर बाकी सभी लोगों को हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पास्ट में रुद्र ने उन्हें कैसी कैसी पनिशमेंट दी है। उन दोनों को देखकर रिया ने कहा, क्या हुआ आप दोनों को ऐसे अचानक से मना क्यों कर रहे हैं आप दोनों? तो रुचि ने रिया से कहा, क्योंकि हम धूप में ग्राउंड में बिल्कुल भी दौड़ना नहीं चाहते। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आदि और रुचि वहाँ से भाग जाते हैं। उनको ऐसे भागते देख रिया को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो अपना सिर खुजाते रह जाती है। रात में सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दिया परेशान सी अपने रूम में घूम रही थी। तभी आदि दिया के रूम में आकर डोर बंद कर देता है। आदि को वहाँ देखकर दिया ने उस पर भड़कते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो आदि ने दिया के पास आते हुए कहा, मेरा घर, मैं जहाँ चाहूँ जिसके रूम में चाहूँ जा सकता हूँ। तो दिया ने कहा, भले ये तुम्हारा घर है, लेकिन अभी मैं इस रूम में रह रही हूँ ना, तो तुम इस तरह से इस रूम में नहीं आ सकते। आदि दिया की बात सुनते ही अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वहीं दिया आदि को अपनी तरफ आता देख अपने कदमों को पीछे ले रही थी। तभी पीछे जाकर दिया दीवार से टकरा जाती है। अब तक आदि भी बिल्कुल दिया के करीब पहुंच गया था। दिया आदि और दीवार के बीच फंसी हुई थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दिया आदि की आंखों में खो गई थी। वहीं आदि आगे बढ़कर अपने होंठ दिया के होठों पर रख देता है और उसे चूमने लग जाता है। वहीं दिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद वो भी आदि को रिस्पॉन्स करने लगती है। धीरे धीरे दोनों की किस पेशेंट्स होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ होती है तब जाकर वो दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। वहीं नबी अपने रूम में सो रही थी। तभी उसके पेट पर कुछ रेंगता हुआ फील होता है तो एक झटके से अपनी आँखों को खोल देती है। तभी नबी को अपने करीब किसी को महसूस करके वो एकदम से उठ जाती है। वो चिल्लाने वाली ही थी कि तभी पात उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके ऊपर आ जाता है। इस वक्त दोनों के फेस काफ़ी करीब थे।
तब जाकर नबी को पार्थ का फेस दिखाई देता है। नबी पार्थ से अपनी आँखों से इशारा करती है तो पार्थ ने कहा, क्या बोल रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो नबी गुस्से में पार्थ के हाथ को काट लेती है। नबी के काटने पर पार्थ एक झटके पर अपना हाथ हटा लेता है और उसने नबी को घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी जोर से कौन काटता है? तो नबी भी ने अकड़ते हुए कहा, तो वैसे मुँह भी कौन बंद करता है? मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और मैं तुम्हें इशारा भी तो कर रही थी, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे तुम ये बताओ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो पार्थ ने नबी के करीब जाते हुए कहा, अपनी बीवी से मिलने आया था। तो नबी ने पार्थ को दूर करते हुए कहा, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो अभी मैं आपकी बीवी भी नहीं हूँ, इसलिए अभी आप यहाँ से जाइए। तो पार्थ ने नबी की आंखों में देखते हुए कहा, हुई नहीं हूँ तो बहुत जल्द हो जाओगी, और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो नबी ने पार्थ से कहा, ओए हेलो, तुम यहाँ नहीं सो सकते, समझे तुम? तो चुपचाप यहाँ से जाओ। तो पार्थ ने नबी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम तो वैसे बोल रही हो जैसे हम पहली बार साथ में सोने वाले हैं। हम पहले भी तो साथ में सो चुके हैं और बहुत कुछ कर भी चुके हैं, तो अभी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो कहीं भी नहीं जाऊंगा, इसलिए चुपचाप लेट जाओ। इतना बोलकर पार्थ नबी का हाथ पकड़कर खींच लेता है तो नबी सीधा पार्थ की चेस्ट पर जाकर गिरती है। तो पार्थ उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। वहीं युवती अपने रूम में जाने से डर रही थी, क्योंकि दिन में जिस तरह से वो अभी को छोड़कर भागी थी, उस हिसाब से अभी उसे छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं था। वहीं रूम में अभी भी पूरी तरह से तैयार था, वो युवती का ही तो वेट कर रहा था। तभी रूम का डोर खुलता है तो अभी की नज़र डोर पर जाती है। युवती धीरे धीरे अंदर ही आ रही थी और वो बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। अभी चुपचाप सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कुछ ही देर में युवती चेंज करके वापस आ जाती है और जाकर बेड पर लेट जाती है और खुद को शीतल ब्लैंकेट से ढक लेती है। युवती को देखकर अभी मुस्कुरा देता है, फिर वो लैपटॉप बंद करके युवती की तरफ बढ़ जाता है। अभी लाइट बंद करके बेड पर लेट जाता है। युवती को भी फील हो रहा था कि अभी बेड पर लेट चुका है। अब उसकी हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए वो कसकर अपनी आँखों को बंद कर लेती है। तभी अभी युवती का ब्लैंकेट उसके ऊपर से हटाकर देखता है तो युवती अपनी आँखें बंद करके लेटी हुई थी। अभी कुछ देर ऐसे ही युवती को देखता रहता है। तभी अभी ने कहा, बीवी तुम बहुत ही बुरी एक्टिंग करती हो, इसलिए ये ड्रामा बंद करो। अभी की बात सुनकर भी युवती कोई हरकत नहीं करती। तो अभी ने कहा, ठीक है, तुम अपना ये ड्रामा चालू रखो, मैं अपना काम करता हूँ। इतना बोलकर अभी युवती के ऊपर आ जाता है। अभी को अपने ऊपर महसूस करते ही युवती की सांसें तेज हो गई थी, लेकिन अभी भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। तो अभी एक नज़र युवती के चेहरे को देखकर अपने होंठ युवती की गर्दन पर रख देता है। अभी की होंठों का स्पर्श पाते ही युवती के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अभी को भी उसकी धड़कनें महसूस हो रही थी,
लेकिन युक्ति अपनी आंखें खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब अभी धीरे धीरे युक्ति की गर्दन पर किस करने लगता है। अब तो युक्ति की हालत खराब हो रही थी। तभी युक्ति ने एकदम से अभी को रोकते हुए कहा, प्लीज रुक जाइए। युक्ति की आवाज़ सुनकर अभी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो अपना फेस उठाकर युक्ति की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। तभी अभी ने युक्ति से कहा, क्या हुआ, ड्रामा ख़त्म हो गया? अभी की बात का युक्ति कोई जवाब नहीं देती। तभी अभी ने युक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ ये ड्रामा क्यों हो रहा था? तो युक्ति ने अभी की आंखों में देखते हुए कहा, वो मैं दिन में भाग गई थी ना, तो मुझे लगा आप मुझे डांटेंगे और आप पनिशमेंट भी देंगे। तो अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, डांटूंगा तो नहीं, लेकिन पनिशमेंट तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और पनिशमेंट ये है कि तुम मुझे किस करोगी, वो भी 10 मिनट तक। अभी की बात सुनकर युक्ति की नज़रें झुकाते हुए कहा, वो मुझे किस करना आता ही नहीं है। तो अभी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें सिखा दूँगा। लेकिन आगे तुम्हें ही बढ़ना होगा और इस बार मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगा। अभी की बात सुनकर युक्ति अपनी आंखें बंद करके अपने होठों को अभी के होठों पर रख देती है और वह धीरे धीरे अभी को चूमने लगती है। तब जाकर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। युक्ति लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करती है और कुछ देर बाद अभी युक्ति को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है।